चर्चा कर रहे हैं बीट्स के बारे में। यदि दो साउंड सोर्स हो और उनसे किसी ऑब्जर्वर या डिटेक्टर के पास पहुंचता है साउंड, तो उन साउंड के सुपर इम्पोज होने पे ऑब्जर्वर को क्या फील आएगा। तो मान लो यहाँ जो साउंड आया है उसी को x0 मैं कह देता हूँ। तो यहाँ दो फ्रीक्वेंसी, दो साउंड आने को देखो, a sin 2π f1t, और उसी तरह दूसरा भी आया, x0 कर दिया है, y2 a sin 2π f2t। अब एम्पलीट्यूड हमने सेम लिया है क्योंकि क्लास 11th में है, सिंप्लीफाइड मॉडल। अब यदि ये दोनों आपके कानों में एक साथ आते हैं तो यहाँ बाय सुपरपोजिशन क्या देखेंगे। बाय सुपरपोजिशन आप ये सोच सकते हैं y इक्वल्स टू y1 प्लस y2। तो y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 में a साइन 2π f(t) 2π f1t प्लस a साइन 2π f2t। अब इनको भी यदि मैं थोड़ा और एक्सटेंड करूं तो ये हो जाएगा 2a साइन c प्लस साइन d होता है साइन 2 साइन c प्लस d बाई 2 2π f1t प्लस 2π f2t बाई 2, और साथ में cos c माइनस d 2π f1t माइनस 2π f2t बाई 2। ये हमारे पास आ गया, ये सुपर इम्पोज होकर के एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को चाहें तो आप ऐसे लिखते हैं, ये जो कानों में आया है ये इनके सुपर इम्पोज होने पर जो सुनाई दे रहा है वो जो वैल्यू है y का, वो ऐसे देख सकते हैं आप, 2a cos पाई f1 माइनस f2t इंटू साइन पाई f1 प्लस f2t। 2 कैंसिल आउट कर दिया हमने। अब मुझे सोच करके ये बताइए कि यहाँ जो आप टुकड़ा देख रहे हैं इनमें डोमिनेट करने वाला फ्रीक्वेंसी कौन सा है। तो f1 प्लस f2, और दूसरा जो टुकड़ा दिख रहा है वो f1 माइनस f2। तो ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है, ये आप कहते हैं इसको टाइम डिपेंडेंट एम्पलीट्यूड। टाइम डिपेंडेंट एम्पलीट्यूड। टाइम डिपेंडेंट एम्पलीट्यूड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जैसे स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन था तो उसमें एक x था और एक t वाला था टुकड़ा। तो आपने x वाले टुकड़े को पोजीशन डिपेंडेंट एम्पलीट्यूड कहा था क्योंकि वायर का ऑसिलेशन जब आंखों से आपने देखा तो हर एक टुकड़ा एक जैसा ऑसिलेट कर रहा था, लेकिन अलग अलग x पोजीशन पे एम्पलीट्यूड अलग अलग थे। तो आपने पहले वाले टुकड़े को ये कहा कि ये पोजीशन के हिसाब से एम्पलीट्यूड डिसाइड करेगा, और दूसरा टुकड़ा ऑसिलेशन के बारे में बताएगा। अब यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ कि इस फंक्शन में भी दो टुकड़े हैं, एक टुकड़ा कॉस, दूसरा साइन, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। एक टुकड़े में जो फ्रीक्वेंसी है वो f1 माइनस f2 बाई 2 और एक में f1 प्लस f2 बाई 2। इसका मतलब ये जो दिख रहा है ये कुछ एक बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा और एक बहुत कम। मान लो एक है 200 हर्ट्ज और एक है 204 हर्ट्ज, तो एक में डिफरेंस आप लोगे तो 200 हर्ट्ज 204 हर्ट्ज में से 4 हर्ट्ज आएगा, और एक में आप सुपर इम्पोज होता देख रहे हो तो 404 हर्ट्ज। तो डोमिनेट करने वाला जो फ्रीक्वेंसी है वो नेचर बताएगा ऑसिलेशन की पर सेकंड क्या ऑसिलेशन हो रहा है। और पहला पार्ट जो बहुत कम फ्रीक्वेंसी वाला है वो केवल एम्पलीट्यूड को बढ़ा और घटा रहा है, ऐसा हम सोचेंगे। तो ये जो पहला टुकड़ा है बहुत कम फ्रीक्वेंसी वाला, ये डोमिनेट कर, ये इसको आप कह देते हैं टाइम डिपेंडेंट एम्पलीट्यूड। तो टाइम डिपेंडेंट एम्पलीट्यूड का मीनिंग सुनो, तुम सोचो, तुम कानों में साउंड आया और उसका जो एम्पलीट्यूड है टाइम के साथ बढ़ रहा है घट रहा है, तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा घटेगा तो इंटेंसिटी बढ़ेगा घटेगा, और इंटेंसिटी बढ़ेगा घटेगा तो लाउडनेस बढ़ेगा घटेगा। तो ये जो फील आता है कि लगभग एक जैसे फ्रीक्वेंसी के साउंड जब कानों में आते हैं, लगभग एक जैसे एग्जैक्ट नहीं, 10 हर्ट्ज से कम हो उनका डिफरेंस,
उसके पीछे का कारण 2 मिनट बाद पता चलेगा। तो ये जो लगभग एक जैसे फ्रीक्वेंसी के साउंड कानों में आते हैं, तो उनके सुपर इम्पोज होने पर सुनने वालों को ऐसा लगता है कि जैसे साउंड के लाउडनेस टाइम के साथ वेरी कर रहा हो। वैक्सिंग एंड वैगिंग ऑफ साउंड कहते हैं। साउंड का बढ़ना और घटना फील आता है। ये जो बढ़ना और घटना फील आता है, ये इवेंट कहलाता है बीट्स। और इस इवेंट में हम ये देखते हैं कि कितने कितने एक सेकेंड में कितनी बार साउंड बढ़ा घटा। ये जो वैल्यू मिलता है उसे हम कहते हैं बीट्स की फ्रीक्वेंसी। एक सेकेंड में मान लो 10 बार मैक्सिमम मुझे सुनने को मिला, 10 बार मैक्सिमम, 10 बार मिनिमम, हम कहते हैं कि बीट्स की फ्रीक्वेंसी है 10। फिर से मैं बोलता हूं, जब हम दो एक जैसे लगभग एक जैसे फ्रीक्वेंसी के साउंड को आता देख रहे हैं कानों में ऑब्जर्वर के, और उनके इक्वेशन हमने पोजीशन मान लिया x इक्वल टू 0 कानों का, तो इक्वेशन जो हो जाएगा a sin ओमेगा 1t, ओमेगा 1 को 2 पाई f1 कहा, 2 पाई f1t, और दूसरा हो जाएगा y2 के लिए a sin ओमेगा 2t या 2 पाई f2। यहाँ पर ये y1 वाला और ये y2 वाला मैंने इक्वेशन को देखा। अब ये दोनों जो सुपर इम्पोज होते हैं, तो हमारे कानों में इफेक्ट क्या मिलेगा? तो सुपर इम्पोज होने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका इफेक्ट फील आएगा। तो सुपर इम्पोज का मतलब क्या था? बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल y इक्वल्स टू y1 प्लस y2। हमने sin c प्लस sin d फॉर्मूला लगाया, sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। cos c माइनस d बाई 2 जो है वो आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी f1 माइनस f2 टाइप, जो कि बहुत कम होगा। दूसरे के रेस्पेक्ट में जो दूसरा साइन वाला है उसमें f1 प्लस f2 दिख रहा है। तो अब हमने पहले टुकड़े को कह दिया, पहला टुकड़ा जो यहाँ दिख रहा है इसे कह दिया है टाइम डिपेंडेंट एम्पलीट्यूड। यदि इसको टाइम डिपेंडेंट एम्पलीट्यूड कह दिया, इसका मतलब टाइम के साथ कानों में पहुंचने वाले जो साउंड सुपर इम्पोज होकर टाइम के साथ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड उसका बढ़ता और घटता हम फील करेंगे। एम्पलीट्यूड बढ़ा घटा मतलब इंटेंसिटी बढ़ा घटा, इंटेंसिटी बढ़ा घटा मतलब लाउडनेस बढ़ी घटी, और इसका मतलब हम साउंड के बढ़ने घटने को फील करेंगे, जैसे कोई वॉल्यूम को कम और तेज कर रहा हो, जबकि ऐसा कोई कर नहीं रहा है। ये जो फेनोमेना, ये जो इवेंट हमें दिखता है उसे हम कहते हैं बीट्स। और एक सेकेंड में जितनी बार मैक्सिमम और मिनिमम सुनाई देता है, मतलब उनके जो टाइम इंटरवल होगा उसका जो इन्वर्ट कर देंगे, जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो इवेंट की फ्रीक्वेंसी, एक सेकेंड में कितनी बार बढ़ा और घटा, तो वो कहलाता है बीट्स फ्रीक्वेंसी। और बीट्स फ्रीक्वेंसी निकल के चला आता है, जब कैलकुलेशन करके देखेंगे तो f1 माइनस f2 के बराबर। कैसे? तो वो आगे देखते हैं। ये फिर से एक बार देख लीजिए कि आपने यहाँ देखा साउंड आते f1 वाले सोर्स से कानों तक, और दूसरा सोर्स जो है वो f2 वाला है, इससे भी देखा कानों तक आते हुए। तो यहाँ दो इक्वेशन आए, दो इक्वेशन आप देख रहे हैं। यहाँ है डिटेक्टर, डिटेक्टर अभी आप ह्यूमन ईयर को ही डिटेक्टर मान लो, तो ह्यूमन ईयर को ही डिटेक्टर मान लो, तो आपने इस डिटेक्टर के लिए ये तय कर लिया कि यहाँ जो इफेक्ट हमें मिलेगा वो होगा y किसके बराबर हो जाएगा? y1 प्लस y2। y1 आप क्या लिख रहे हैं? तो आप इस y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 को यहाँ जगह यदि कम मुझे दिख रहा है तो मैं नीचे लिखता हूँ y इक्वल्स टू y1 प्लस y2, y1 लिख रहे हैं। ये पोजीशन x0 मान लिया अपने कंफर्ट के लिए, सिंप्लीफाइड मॉडल एनालिसिस के लिए x0 कह देते हैं। तो a साइन और एम्पलीट्यूड भी एक जैसा माना है, a साइन ओमेगा 1t प्लस a साइन ओमेगा 2t, और ओमेगा को 2 पाई f लिख सकते हैं, a sin 2 पाई f1t प्लस a sin 2 पाई f2t। और अब आप यदि इनको सुपर इम्पोज को लिख रहे हैं 2a cos c माइनस d बाई 2 पाई f1 माइनस f2 बाई 2 तो कैंसिल आउट हो गया इंटू टी, और साइन के साथ आ गया पाई f1 प्लस f2 इंटू टी। ये वाला पहला पार्ट जो है, इस पहले पार्ट को आपने कह दिया टाइम डिपेंडेंट एम्पलीट्यूड, टाइम डिपेंडेंट एम्पलीट्यूड। अब यदि ये एम्पलीट्यूड है, और हम लोग एक चीज जानते हैं, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो या आप लिख सकते हैं इंटेंसिटी इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट c इंटू एम्पलीट्यूड स्क्वायर।
एम्पलीट्यूड स्क्वायर, और इंटेंसिटी यदि एम्पलीट्यूड स्क्वायर है तो एम्पलीट्यूड अभी अभी क्या था 2a cos पाई f1 माइनस f2 इंटू टी, इन सब का स्क्वायर। अब यदि हम यहाँ देखें तो I का वैल्यू मैक्सिमम मुझे कब मिलेगा, तो I का वैल्यू मैक्सिमम मुझे तब मिलेगा जब पाई f1 माइनस f2 t जो है या तो +1 हो जाए या -1 हो जाए, क्योंकि मैक्सिमम चाहिए ना, तो -1 होगा तब भी वो मैक्सिमम स्क्वायर कर रहे हैं आप, और चाहे 1, इसका मतलब हो गया पाई f1 माइनस f2 इंटू टी जो होगा वो हो जाएगा n पाई, चाहे तो 0 हो, चाहे पाई हो, चाहे 2 पाई हो, चाहे 3 पाई हो। इसका मतलब हो गया ये जो टाइम हो गया वो दिखेगा n अपॉन f1 माइनस f2, मतलब वो टाइम जब जब मैक्सिमम हमें मिल रहा है, जब जब मैक्सिमम हमें मिल रहा है 0, 1 बाय f1 माइनस f2, 2 बाय f1 माइनस f2, इसी तरह आगे बढ़ेंगे 3 बाय f1 माइनस f2, तो ये चलते चले जाएंगे। ये वो टाइम होगा जब जब हमें इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगा, और जब जब इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगा मतलब हम लाउडनेस का डिफिनीशन जानते हैं, उस मोमेंट पे लाउडनेस मैक्सिमम मिलेगा, और यदि लाउडनेस मैक्सिमम मिल रहा है तो इसका टाइम पीरियड क्या हो गया, लाउडनेस मैक्सिमम मिलने का टाइम पीरियड हो जाता है दो एक्सट्रीम के बीच का जो डिफरेंस है 1 बाय f1 माइनस f2, तो इनका जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा मैक्सिमम मिलने का फ्रीक्वेंसी ये हो जाएगा f1 माइनस f2, इसी को कहते हैं fb, या fb क्या है, बीट्स फ्रीक्वेंसी। और ये जो इवेंट था, इवेंट क्या था, पिछले पेज पे आइए, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हुआ, मतलब इंटेंसिटी मैक्सिमम हुआ जब जब एम्पलीट्यूड का स्क्वायर जब जब मैक्सिमम हुआ, इंटेंसिटी जब जब मैक्सिमम हुआ, साउंड की लाउडनेस उस मोमेंट पे हमें ज्यादा सुनने में आई, जबकि स्पीकर का कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ, वो दोनों ट्यूनिंग फॉर्क एक जैसे अपना फ्रीक्वेंसी जनरेट जो कर रहे थे वही कंटिन्यूअस कर रहे हैं f1 f2, लेकिन हम जो कानों में देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी जो सुनने में आएगा वो फ्रीक्वेंसी f1 प्लस f2 टाइप है, जो साइन f1 पाई साइन का जो टुकड़ा देखा था हमने पाई f1 प्लस f2 t, और उसका जो पहला टुकड़ा है उसको हमने क्या कह दिया है कि वो टाइम डिपेंडेंट एम्पलीट्यूड टाइम के साथ बदल रहा है। तो हमने जो ये इवेंट देखा एम्पलीट्यूड का टाइम के साथ बदलना, लाउडनेस का कम होना ज्यादा होना, इस इवेंट को कहते हैं बीट्स, और 1 सेकंड में कितनी बार मैक्सिमम सुनाई देता है वो कहलाता है बीट्स फ्रीक्वेंसी। यदि कभी आपके सामने आता है बीट्स फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज और 405 हर्ट्ज वाले दो ट्यूनिंग फॉर्क हैं, तो बीट्स फ्रीक्वेंसी कितना होगा, तो f1 माइनस f2 5, सर f2 में f1 घटाऊं या f1 में सब कोई में बड़े में से छोटे घटा लो यार कोई, तो ये आ जाता है आपके पास बीट्स फ्रीक्वेंसी का बेसिक फार्मूला, चेक कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसे। इंटेंसिटी जो था यहाँ C, वेयर C इज एनी कांस्टेंट, C जो है वो कोई कांस्टेंट है, C को हमने कह दिया कोई कांस्टेंट, क्यों, क्योंकि ऊपर आपने इससे पहले ये देखा था इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, तो आप यदि प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे कोई कांस्टेंट आ जाएगा। अब इंटेंसिटी जब कब कब मैक्सिमम होगा, तो कांस्टेंट है, तो जब जब वो cos स्क्वायर थीटा मैक्सिमम हो, cos स्क्वायर थीटा मैक्सिमम कब होगा, चाहे तो वो cos थीटा +1 हो जाए या cos थीटा -1 हो जाए। नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो टाइम पीरियड हो गया, ये किसका टाइम पीरियड है, टू ऑब्जर्व मैक्सिमम, या टाइम पीरियड किसका, ये जो मैक्सिमम हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, कब कब ऑब्जर्व कर रहे हैं मैक्सिमम, तो 0 सेकंड पे, 1 बाय f1 माइनस f2 पे, 2 बाय f1 माइनस f2 पे, 3 बाय f1 माइनस f2 पे, ये वो टाइम है जब जब मैक्सिमम हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जब जब हम मैक्सिमम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उनके बीच का जो टाइम इंटरवल होगा वो मैक्सिमम ऑब्जर्व किए जाने का टाइम पीरियड कहलाएगा, और उसका इन्वर्ट कर देंगे तो वो फ्रीक्वेंसी कहलाएगी कि 1 सेकंड में कितनी बार हमें मैक्सिमम सुनने को मिला। बाई चांस कभी यदि ऐसा होता है कि f1 माइनस f2 आ जाता है 2.5, तो इसका मतलब 1 सेकंड में 2.5 बार, तो 2.5 बार मैक्सिमम, ये अकल में तो सेट नहीं होगा, तो हम कहेंगे 2 सेकंड में 5 बार। यदि कभी फ्रैक्शन में आ गया f1 माइनस f2, यदि कभी फ्रैक्शन में आ गया, तो फ्रैक्शन में आ गया तो हमें कष्ट होगा सोच के कि यार इसको मैं एक्सप्लेन कैसे करूं,
तो यदि कभी फ्रैक्शन में आपको F1 माइनस F2 दिख रहा है, जैसे कि आपके सामने आ गया 1 सेकेंड में तो 2.5 टाइम्स, तो 2 सेकेंड में 5, तो आप ये तो बड़े आराम से कह सकते हो कि 2 सेकेंड में मुझे 5 बार सुनने को मिला मैक्सिमम। तो आपको फ्रैक्शन यदि कभी दिखता है तो आप उसको पूर्णांक में बदल सकते हैं, नंबर्स में बदल सकते हैं, कुछ मल्टीप्लाई करके, ऐसा आप देख लो। तो यहाँ इसे नोट कर लो, F1 F2 का डिफरेंस जो है दैट इज बीट्स फ्रीक्वेंसी, माइनस साइन बीच में डालना, F1 माइनस F2, और उसमें भी और एग्जैक्ट करने के लिए ये मॉड कर देना, बड़े में से छोटे कोई भी। और एक सिंपल सा आइडिया है, इन पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इन पे क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम्पल F1 है 200 हर्ट्ज और F2 है 205 हर्ट्ज, फाइंड बीट्स फ्रीक्वेंसी, और इस पे नंबर मिल जाता है बीट्स फ्रीक्वेंसी, और इस नंबर को कहते हैं फ्री के नंबर, लेकिन पहले पता तो हो कि बीट्स फ्रीक्वेंसी है क्या। F1 माइनस F2 ये हो जाता है 5 हर्ट्ज। अब इससे आसान क्या पूछेगा, यही बता दो कि ट्यूनिंग फॉर्क, हाँ फ्रीक्वेंसी F1 कितना है, अब तो यही पूछ लेगा, चित्र देख के बताओ F1 कितना है। तो आपके इस तरह के क्वेश्चन दिख जाते हैं किताबों में, और उसको भी बच्चे बड़े ध्यान से छोड़ के आते हैं, उनको पता ही नहीं रहता है कि अच्छा ये आसान था। अब यहाँ चेक करिए, इससे टफ बनाते हैं क्वेश्चन, एग्जामिनर जब इसको टफ बनाता है तो ये कहता है कि F1 है 400 हर्ट्ज और आपसे कहता है F2 बताएं, और बीट्स का फ्रीक्वेंसी कह रहा है 3 हर्ट्ज। आपसे कहा गया चूज पॉसिबल वैल्यूज ऑफ F2, पॉसिबल वैल्यू ऑफ F2। तो एक हुआ 400 हर्ट्ज, दूसरा हुआ 403 हर्ट्ज, तीसरा हुआ 397 हर्ट्ज, चौथा हुआ, चलो नन कर दिया। तो अब इसमें, अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या देखेंगे, तो 2 और 3 आपके आंसर हो गए। इसे कहते हैं टफ क्वेश्चन। इस चैप्टर का ये क्वेश्चन कहलाता है बहुत टफ। इसे थोड़ा और टफ बनाने के लिए 2 मिनट बाद विचार करते हैं, पहले यहाँ तक पहुंचे। और इस पे भी उतने ही नंबर मिलते हैं जितने रोटेशन के कोई क्वेश्चन आप ढंग से आधे घंटे अपना दिमाग खराब करके बनाते हैं। लेकिन यही है कि आप हर एक चैप्टर का बेसिक जानते हैं, तो क्या पता किस चैप्टर से बहुत आसान क्वेश्चन आपके नजर के सामने में आए, उनको आप करके नंबर कलेक्ट करो अपना। बाद में ये थोड़े ना पूछना जाएगा ये बच्चा जो है बहुत आसान क्वेश्चन बना के IIT में आ गया, अरे कैसा भी बना के आया आ गया। आप टफ बना के आए क्या आसान, क्या फर्क पड़ता है। अपने काम के क्वेश्चन ढूंढने हैं अकलमंदी से। आप सोचिए, इसको टफ बनाने के लिए पहले मुझे ये बताइए, आपने यदि कभी ENT स्पेशलिस्ट को कहीं देखा हो, कभी गए हो किसी सीनियर सिटीजन के साथ, घर के किसी लोगों को कानों की कोई समस्या हो और उसे ठीक करवाने के लिए, तो ENT स्पेशलिस्ट के पास वो आपके कान ठीक से काम कर रहा है या नहीं, या किस फ्रीक्वेंसी के लिए वर्किंग है, किस फ्रीक्वेंसी में परेशानी है, ये चेक करने के लिए उसके पास बहुत से ट्यूनिंग फॉर्क रहता है। वो आपको गाना गा के नहीं सुनाएगा, सा आपने सुना क्या ना, वो ट्यूनिंग फॉर्क रखता है। ट्यूनिंग फॉर्क को देखें तो ट्यूनिंग फॉर्क होता है एक यू शेप के आर्म वाला, जिसमें होल्ड करने के लिए स्टेम एक रहता है, ये इंस्ट्रूमेंट कहलाता है ट्यूनिंग फॉर्क। तो आप जब ट्यूनिंग फॉर्क देख रहे हैं तो इस फॉर्क की क्या खासियत है कि इसको हिट करते हैं, दोनों आर्म ऑसिलेट करना शुरू कर देता है और आपको साउंड सुनाई देता है। अब इस ट्यूनिंग फॉर्क के एक खास फ्रीक्वेंसी है। अब याद करो, सोचो, हमने इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं दिया, आप आराम से सोचो अपने डे टू डे के इवेंट को के रूप में, कि यदि इसके एक आर्म पर मोमबत्ती का वैक्स मोम पिघला के डाल दिया जाए और सूख जाए वो मोम, तो हो सकता है वो चिपक जाएगा,
और आर्म के साथ, और आर्म का वेट बढ़ जाएगा। तो आपको क्या लगता है, यदि मोम लगा दिया जाए, वैक्स लगा दिया जाए, वैक्स डाल दिया जाए आर्म पे इस ट्यूनिंग फॉर्क के, तो इसकी फ्रीक्वेंसी पर क्या असर पड़ेगा? तो यदि इसके आर्म पे वैक्स डाल दिया जाए तो इसके फ्रीक्वेंसी एफ डैश जो होगा वो क्या हो जाएगा? नया वाला एफ डैश, एफ से कम, क्योंकि थोड़ा मोटा ताजा हो गया, भागने दौड़ने में मेहनत ज्यादा पड़ेगी, तो फ्रीक्वेंसी जो है भाग दौड़ की कम हो जाएगी, ऐसे सोच सकते हैं। और अब एक पॉइंट और सोचिए, यदि ऐसा करते कि वैक्स डालने के बजाय, सोचो आप जब नेल कटर देखते हो घर में, तो नेल कटर का नेल कट करने के बाद उसके नेल कटर के, यदि अच्छे कंपनी का आपने परचेज किया तो उसके दूसरी तरफ लाइन लाइन खींचा हुआ है, जिसको आप कहते हो नेल फाइलर, जिससे आप अपने नेल के शार्पनेस को कम करते हो। तो ये जो नेल फाइलर हुआ, वैसा ही कोई फाइलर लेके आप इस के आर्म को घिस दो। आपने लोहे को फाइल करने वाला कोई लाया और उससे घिस दिया, तो आर्म के वेट क्या किया आपने? कम कर दी। तो उससे इसके, यदि फाइलिंग का इवेंट यहाँ आपने अप्लाई किया, जैसे नेल फाइलर लेकर के फाइल कर दिया, घिस दिया, तो इसके फ्रीक्वेंसी जो एफ दिख रहा होगा, यदि इसी को हमने एक इवेंट तो ये देखा, दूसरा इवेंट ये देखा, तो ये जो एफ डैश आएगा, ये एफ डैश एफ से बड़ा होगा या कम होगा? तो बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि आपने जब घिस दिया तो हल्के हो गए, हल्के हो गए तो ये बढ़ जाता है, बस हल्के फुल्के हो गए, भाग दौड़ इनकी बढ़ गई, ऐसे याद रख सकते हैं। तो आपने क्या देखा? दो चीजें सीखी, ध्यान रखी कि यदि हम वैक्स डालेंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, और यदि हम फ्रीक्वेंसी कम होगा, और यदि हम फाइल करते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो ये दो पॉइंट्स यहाँ जो स्क्रीन पे है, उसे आप अपने कॉपी पे चाहे तो डायग्रामेटिक नोट कर लीजिए कि वैक्स डालने पर फ्रीक्वेंसी कम हो जा रही है, और यदि वैक्स डालने के बजाय आपने फाइलिंग की होती, घिस दिया होता, तो फाइलिंग के कारण फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता? फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है। तो ये आपने देखा। ये ट्यूनिंग फॉर्क दुबला पतला हो गया ये मत सोचिएगा, वही वाला ट्यूनिंग फॉर्क था, बनाने में थोड़ा सा ये है। तो आपने दो टर्म यहाँ देख लिए, एक तो वैक्स और एक फाइलिंग। तो वैक्सिंग के कारण क्या होता है? फ्रीक्वेंसी कम हो जाता है, और फाइलिंग के कारण फ्रीक्वेंसी बढ़ जा रही है। तो यदि आप इन दो पॉइंट्स को समझ गए हो, तो नेक्स्ट इसमें चेक करिए इसके एक स्टेप आगे के क्वेश्चन। आपके सामने में क्या कहा जाएगा कि दो ट्यूनिंग फॉर्क है, इनमें से एक का फ्रीक्वेंसी है 400 हर्ट्ज और बीट्स का फ्रीक्वेंसी है 5 हर्ट्ज। फिर क्या करते हो? आपने इस पे वैक्स डाल दिया, तो वैक्स डालने के बाद ये नया एक जो इनके साथ अब देखते हैं, बीट्स का जो नया वाला फ्रीक्वेंसी आता है, वो नया वाला फ्रीक्वेंसी आ जाता है 7 हर्ट्ज। तो आपको बताना है F2 का वैल्यू क्या है। 405 398 सर, 405 398 सर, 398 इसकी फ्रीक्वेंसी कम रहेगी, मतलब 405 सर, 405 यस सर। अब इनमें से चुनना है हमें कौन सा फ्रीक्वेंसी ठीक रहेगा। तो इनके सोचने का तरीका क्या है, ये गौर करिए। तो पहला वाला जब आप सॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्व करते वक्त ये दिमाग में रखिएगा कि एक तो है 400, तो एक यदि है 400 तो दूसरा क्या क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है 405 और 395, क्योंकि बीट्स का फ्रीक्वेंसी दिया गया था 5।
अब जब आपने इस पे वैक्स डाला तो ये जो होगा 400 से हो जा सकता है 399, या हो जा सकता है 398, ऐसा कुछ होगा, या हो जा सकता है 397। जितना ज्यादा वैक्स डालेंगे उतना ये कम होता जाएगा। अब जो है बीट्स फ्रीक्वेंसी क्या हमें दिख रहा है, हाँ, यदि कहा जाए स्मॉल अमाउंट, नहीं कुछ कहा गया तो स्मॉल अमाउंट ही मानेंगे। तो यदि स्मॉल अमाउंट माना गया तो ध्यान से देखिए, यदि ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी होता 395 F2 का, यदि F2 होता 395 तो जब ये नीचे आने लगता 400 तो उनके बीच का डिफरेंस कम होने लगता, मतलब बीट फ्रीक्वेंसी कम होने लगती। जबकि बीट फ्रीक्वेंसी कम हुआ या बढ़ गया, बढ़ गया, 7 हो गया। तो बीट फ्रीक्वेंसी किसके साथ बढ़ रहा है, 405 यदि है F2 तो बढ़ेगा। आप यदि 398 होता देखेंगे तब भी बढ़ा 405 से, 397 397 हो गया तब भी बढ़ता गया 405 से। तो हम जब ऐसा देखते हैं कि बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है तो ये 405 वाला एक्चुअल इसका वैल्यू होगा, ये हम चुन लेंगे। अब यहाँ ये ध्यान रखिए, एक्सट्रीम में जब मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन हम फ्रेम करते हैं और क्वेश्चन को और टफ बनाना चाहते हैं, इसमें उस ऑप्शन पे भी सोचते हैं कि वैक्स भरपूर डाल दिया हो, और वैक्स भरपूर डाल दिया हो और ये नीचे चला गया हो 288 पे चला गया हो। यदि 288 पे चला जाए तब फिर से भी अंतर कितना दिखने लगेगा, 288 पे चला जाएगा तो 395 दिखने लगेगा। तो लेकिन जनरली जो क्वेश्चन में, हाँ सॉरी 388, तो 388 यदि कर देते हैं तो फिर से ये जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस फिर से आ जाएगा 7। तो यदि ये 7 आ गया डिफरेंस, इसका मतलब 380 वो 395 भी हो सकता है, ठीक ना। लेकिन क्वेश्चन में क्या होगा कहेगा कि थोड़ा सा, जनरली बहुत कम अमाउंट, इसको बहुत कम अमाउंट हमने वैक्स का पुटअप किया है। जनरली ये क्वेश्चन में कहा गया रहता है, छुपा रहता है ये। तो बहुत कम अमाउंट तो जस्ट थोड़ा सा नीचे आया, ये दिमाग में रखना। बहुत ज्यादा नीचे आया ये लेकर कभी कभी एनालिसिस करना पड़ सकता है जब कई चीजें इन्वॉल्व हो तब। आपको हेलो वेदांत, क्या ये समझाऊं आपको एक बार और? नहीं सर, समझ आ गया। ठीक है, अभी बाकी है 6 रन। मैं तो अभी कैसे कह रहे हो, रुक जाओ, जितने दो पहले ठीक से, तब तो जीतेगा ही यार, तो कोई दिक्कत नहीं। विकेट है कि नहीं है हाथ में? अरे फिर तो विकेट का भी देखा भैया, ये मार देगा। चलो और शानदार, मतलब पंत को बुलाते हैं, वो देगा पार्टी। चलो यहाँ खेलो, तुम लोग अपना काम करो, तुम लोग भी ऐसे ही सिक्सर एकदम अच्छा 6 रैंक लेके आओ, तब पार्टी देते हैं। 400 हर्ज, और ये F2 हम ढूंढ रहे हैं, FB है 2 हर्ज, और FB डैश आफ्टर वैक्सीन ये आ जा रहा है 5 हर्ज। तो आपको बताना है कि F2 कितना होगा। F2 और कितना होगा ये हम जानना चाहते हैं। तो 400 के बगल में दोनों लिख दिया करो, 400 के बगल में दोनों लिख दिया करो। एक 402 ऊपर लिख दो, 2 बढ़ा के, और एक नीचे लाके 398 लिख दो। और अब तुमने क्या किया है, अब तुमने वैक्स दिया,
वैक्स दिया तो ये कम होना शुरू होगा, नीचे आएगा 399, तो इनका डिफरेंस कम हो जाएगा और इनका डिफरेंस बढ़ेगा। तो यदि बढ़ेगा तो बढ़ रहा है तो ये वाला आंसर होगा, यदि कम हो रहा होता तो नीचे वाला आंसर ले लेते हैं। यदि वैक्स डालने पर ये 2 के बदले 1 हर्ज हो जाता तो तो फाइल करने के बाद तो नहीं, वैक्स डालने पे ही यदि 1 हर्ज हो जाता और तब आपसे पूछता कि बताओ क्या है, वो 398 सॉरी एक सेकेंड, यदि हमसे ये कहता कि क्वेश्चन में हल्का सा चेंज कर देते हैं कि पहले कितना है 2 हर्ज और वैक्स डालने पे एफ बी डैश कितना हो जाता है न्यू वाला 1 हर्ज, तो बताओ तो तब कैसे सोचेंगे, क्योंकि जैसे ही वैक्स डालेंगे तो वैक्स डालने के कारण ये होगा इससे कम 399, तो इसके साथ का डिफरेंस कम होगा, इसके साथ का डिफरेंस बढ़ जाएगा, ये कम होता दिख रहा है, ये कम होता दिख रहा है, तो ये कम होने का कारण बना नीचे वाला इसका एक्चुअल फ्रीक्वेंसी रहा होगा 398 एक्चुअल फ्रीक्वेंसी रहा होगा, तो उसके नजदीक आ जाएगा तो कम हो जाएगा। एक पॉइंट और आ जाता है, और वो आ जाता है कि यदि 3 ट्यूनिंग फॉर्क हो, ये कंसेप्ट की तरह सेट कर लीजिएगा दिमाग में, 3 ट्यूनिंग फॉर्क है, एक है F1 395 हर्ज, एक है F2 400 हर्ज और एक है F3 405 हर्ज, और तब पूछता है बीट्स फ्रीक्वेंसी क्या होगा। अब यदि कहता है बीट्स फ्रीक्वेंसी क्या होगा तो चेक कर लेना, बीट्स फ्रीक्वेंसी होगा F1 माइनस F2, F2 माइनस F3, जो भी आप देख लो ये दोनों बराबर ही दिया गया रहता है, उसके बराबर। ये ध्यान रखिएगा, इनमें अंतर एक ही जैसा दिया रहता है, तो मैथमेटिकली कैलकुलेशन से निकल के चला आता है कि बीट्स फ्रीक्वेंसी जो होगा वो होगा यही F1 माइनस F2 या F2 माइनस F3, जो तीनों में अंतर है वो कॉमन डिफरेंस है, वही होगा बीट्स फ्रीक्वेंसी। जनरली 2 को लेकर के ही दिया जाता है, 3 को लेके यदि आप प्रूफ करना चाहेंगे तो केवल एक जैसा जब डिफरेंस होगा तभी ये प्रूफ होके आता है कि तब बीट्स का इवेंट फिर मिलेगा। और वो जो बीट्स वाला आप इक्वेशन बना रहे थे, जो देखा था ना 2a cos पाई F1 माइनस F2 t sin F1 प्लस F2 इंटू पाई इंटू टी, तो ये जो 2 इक्वेशन देख रहे थे इसके 2 टुकड़े कर दो, इसको कह दो F और ये इसको कह दो y1 और इसे कह दो y2, या y1 y2 तो पहले आप रिजर्व कर चुके हो, तो इसके लिए कोई और नाम देना चाहते हैं, ये 2 फंक्शन हमने कह दिया, इसको कह दिया g1 और इसको कह दिया g2। तो y कैसे हमें मिल रहा है, g1 और g2 के प्रोडक्ट से। एक काम करो आप g1 ड्रॉ करो t के साथ, तो g1 तुमने ड्रॉ किया, यदि वो cos का फंक्शन है तो चलो cos वाला बना लो, g1 ड्रॉ किया ऐसे, और ऐसे ही g2 ड्रॉ करो, g2 वाला फंक्शन cos का है या sin का है, sin का है, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या ऐसा ही है, बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा ऐसे बना दो। अब ये G1 और G2 का डायग्राम दिख गया। अब यदि इन दोनों का प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, तो इन दोनों का यदि हम प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट वाला जो ग्राफ बनाएंगे वो कैसा बनेगा, y का G1 G2 के प्रोडक्ट वाला। तो ध्यान से देखिए, जो पॉजिटिव वाला दोनों प्रोडक्ट ले रहे हैं ना, तो नीचे का G1 का वैल्यू लीजिए और ऊपर वाले डायग्राम से G2 का वैल्यू लीजिए, तो ये एम्पलीट्यूड क्या दिखेगा, जहां हम देख रहे हैं ये बढ़ेगा फिर कम होगा, जहां ये 0 हुआ है वहां एम्पलीट्यूड कम होगा और फिर बढ़ना शुरू होगा, फिर बढ़ेगा फिर कम होगा, फिर बढ़ेगा फिर कम होगा, ऐसे ये बढ़ता कम होता दिखता है। तो ये जो हम इंटेंसिटी, ये जो एम्पलीट्यूड का बढ़ना घटना देखते हैं, यही वैक्सिंग एंड वैगिंग साउंड के को रिप्रेजेंट करता है। एम्पलीट्यूड टाइम के साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एम्पलीट्यूड टाइम के साथ क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये और फ्रीक्वेंसी जो डोमिनेट करने वाला वो साइन वाला कर्व इधर दिख रहा है आपको सेकेंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे कम फ्रीक्वेंसी का कॉस वाला कर्व है और उन दोनों का प्रोडक्ट ये y है, और y को देख के आप समझ सकते हैं डायग्राम से भी एम्पलीट्यूड बढ़ और घट रहा है, एम्पलीट्यूड बढ़ और घट रहा है।
बहुत ज्यादा प्रिसाइज मैंने डायग्राम नहीं बनाया है, रफली एक बनाया है। एक नीचे वाला डाटा ऊपर वाले डाटा से मल्टीप्लाई करते चलो, तो जहां वो ऊपर वाला डाटा बहुत ज्यादा है वो पॉजिटिव को भी बहुत ज्यादा कर देगा और निगेटिव को भी बहुत ज्यादा कर देगा मल्टीप्लाई होकर। तो उस चीज को, और जहां वो जीवन जीरो हो जाएगा वहां वो वाई भी जीरो हो जाएगा। तो बीच में कहीं ना कहीं एक बार जीरो दिखता है, फिर वो बार जहां पे एम्पलीट्यूड फाइनली जीरो दिख रहा है और फिर वो घटता बढ़ता। तो टाइम के साथ ये वेरिएशन आपके दिमाग में आएगा वाई का। ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के दिमाग में एक टर्म जो आता है ना, F1 माइनस F2 लेस देन होना चाहिए 10 हर्ट्ज के, उसको समझाता हूँ। ये एक ह्यूमन हियरिंग कैपेबिलिटी है, जो नॉर्मल जिनके कान है, सुनने की कैपेबिलिटी है, उनकी ये लिमिटेशन है। ये मिनिमम टाइम जो रिक्वायर्ड है किसी साउंड का कि वो सुनने में आए, तो मिनिमम टाइम इंटरवल वो होता है 0.1 सेकेंड टू अंडरस्टैंड एनी साउंड इम्पल्स, या साउंड पल्स को सुनने के लिए। साउंड पल्स, यदि साउंड पल्स को सुनना है, कोई छोटा सा साउंड सुनना है, तो मान लो कानों में साउंड आई, तो कुछ टाइम रहे तब तो हम उसे फील कर पाएंगे। तो कानों में साउंड आई तो कम से कम कितना देर उसका वहां रहना जरूरी है? 0.1 सेकेंड। इसका मतलब है कि 1 सेकेंड में यदि 10 तरह के साउंड आ गए अधिक से अधिक और अलग अलग, तो हम उनको पहचान पाएंगे, क्योंकि हर एक को कितना कितना टाइम हम दे पाए, 0.1 लेकिन यदि 1 सेकेंड में 15 तरह के साउंड मेरे कानों में आ गए, क्या मैं उनको अलग अलग अपने ब्रेन में जगह दे पाऊंगा? उनको अपने ब्रेन में अलग अलग जगह नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि 0.1 सेकेंड हमें चाहिए। कोई साउंड जब रहता है कानों में तो हम उन्हें रिटेन कर सकते हैं। तो होता क्या है कि 1 सेकेंड में यदि 5 बार बदले साउंड, तो हमारा ब्रेन रिटेन कर लेगा कि हाँ यार, बीच में गैप था और फिर साउंड थी, फिर गैप था, फिर साउंड थी। लेकिन यदि 1 सेकेंड में 500 बार बदले, तो कान को लगेगा कि ये तो कंटिन्यूअस साउंड है, इसमें तो कोई बदलाव हुआ ही नहीं, क्योंकि उतने कम बदलाव को वो पहचान नहीं सकता। तो इसीलिए जब हम कहते हैं कि एक है 500 हर्ट्ज का और एक है 400 हर्ट्ज का ट्यूनिंग फॉर्म, और तब हम साउंड कानों में आने दें, तो वहां 20 फ्रीक्वेंसी नहीं मिले। 20 थ्योरी के हिसाब से तो आप कहोगे हम ये, लेकिन 1 सेकेंड में 100 बार यदि कुछ बदलाव हो रहा है तो वो हमारा कान रिटेन या समझ, हमारा ब्रेन उसे नहीं पाएगा। तो इसका मतलब है कि हम ऑब्जर्व कर पाए, हम डिटेक्ट कर पाए कानों की सहायता से यहाँ बीट्स का इवेंट है, वो तभी पॉसिबल है जब 10 से कम का डिफरेंस हो जो फ्रीक्वेंसी में। ये जो डेल्टा टी है ना 0.1 सेकेंड, कम से कम इतना देर चाहिए कानों में टिकने के लिए। अब यहां पर एक टर्म और आ जाता है, इको। ये क्या कहता है? आप पहाड़ों पे चिल्लाते हैं और आप इधर से साउंड जनरेट करते हैं और पहाड़ियों से वो टकरा के वापस आता है, ये कहलाता है इको। अब ये साउंड के जाने में कितना टाइम लगा होगा? डी/वी। आने में कितना लगा होगा? डी/वी। तो आप यदि यहां खड़े होके क्लैप करें, तो क्लैप करें, तो एक बार क्लैप करेंगे तो कितने देर के बाद आ जाएगा आपके पास उस क्लैप का रिटर्न? 2D/V टाइम के बाद। ये जो क्लैप करते हैं 2D/V टाइम के बाद आपको उसका इको सुनाई देगा। और यदि उसी टाइम पे आपने अपनी दूसरी क्लैप बजा दी, तो फिर वो इको और आपके जो क्लैप से जनरेट हुआ साउंड वो मिक्स हो जाएगा, तो आपको फील नहीं आएगा इको आ रहा है उधर से। क्यों? क्योंकि कान में तो दोनों एक साथ गए।
तो वो कान तो ये सोचेगा जैसे आपने क्लैप किया वही आपके कानों में आया। तो कहा जाता है कि आप कंटिन्यूअस किस इंटरवल का यूज करें टाइम फ्रेम में कि आपको इको नहीं सुनाई दे। इको नहीं सुनाई दे का मीनिंग होगा कि आपने पहला क्लैप किया और दूसरा क्लैप तब किया जब वो रिटर्न होकर के आया आपके कानों में। उसी टाइम पे आपने दूसरी क्लैप कर दी तो वो दोनों एक साथ कानों में गया, उनको अलग ब्रेन ने नहीं माना, मतलब आप इको मिस कर गए। तो इको नहीं सुनाई दे उसके लिए ये टाइम होगा। अच्छा, यही टाइम नहीं, यदि आपने इसके डबल टाइम पे देखा या इसके कोई भी मल्टीपल पे आप ले लें, इंटरवल बना दे अपने क्लैप का, इससे इसके मल्टीपल, इसके 2 क्लैप मान लो साउंड आता है 0.4 सेकेंड पे, तो आप अपना क्लैपिंग का इंटरवल 0.4 रख सकते हो, तो मिक्स हो जाएगा। या आपके क्लैपिंग का इंटरवल 0.2 भी है तब भी इको अलग से नहीं सुनाई देगा, क्योंकि पहली बार आपने क्लैप किया वो गया आ रहा है, और दूसरी बार आपने क्लैप किया वो भी गया आ रहा है, और वो जो दूसरी बार जब क्लैप किया होगा तब वो तीसरी बार जब आप क्लैप करेंगे तो वो उधर पहला वाला रिटर्न होके आ जाएगा, चौथी बार क्लैप करेंगे तो दूसरा वाला रिटर्न होके आएगा, तो आपका वो मिक्स हो जाएगा। तो वहां थोड़ा सा यूनिटरी मेथड अपने दिमाग में रखना, और वो सोच सकते हो आप। ऐसा क्वेश्चन आज तक बनाया नहीं देखा मैंने कहीं, सिंपली यही 2D/V से क्वेश्चन बना दिखा है किताबों में। लेकिन ये भी हो सकता है कि आपकी क्लैपिंग की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, तो वो बीच बीच में उधर उससे जो रिटर्न आ रहा है उनके साथ भी वो सुपर इम्पोज हो जाता होगा, तो आपको वो नहीं सुनाई देगा क्लैप अलग से, इको वाला। तो ये क्लैप वाला आइडिया आ गया कि, और ये इको वाला आइडिया, इसमें केवल ये डिस्टेंस बाय स्पीड, ये टाइम होगा जाने का वैसे ही आने का। 2D/V पे ये इको सुनाई देगा, ये ऑब्जर्वर को, जो यहाँ क्लैप किया उसके बाद पहाड़ी से टकरा कर जो साउंड आई वो दैट इज इको। तो हम लोगों ने अब ये अंदाजा भी ले लिया एक नया टर्म इको। फिर से बोलो। साउंड भी की स्पीड सोर्स पे डिपेंड करता है या मीडियम पे? मीडियम बदल गया क्या? बदली है सर। कौन सा मीडियम बदल गया? साउंड कहां से कहां गई? टकरा रही थी तो क्या पत्थर के भीतर घुसने वाले साउंड की मैं चर्चा कर रहा हूं कि वापस जो आई उसकी? भीतर जाता तो वो रिफ्रैक्शन होता, मेरे कानों में वो थोड़े ना आएगा। मेरे कानों में कौन आएगा? जो रिफ्लेक्ट होके आया। तो अरे पहला जब चैप्टर शुरू किया तभी समझाया भाई कि रिफ्लेक्शन में वेलोसिटी बदलता है क्या? याद करो, रिफ्रैक्शन में बदलता है। डेंसर मीडियम कहते हैं जहां स्पीड कम होती है। यहाँ पर क्या साउंड जो गई और आई वो मीडियम अलग अलग है या एक ही मीडियम? एक ही मीडियम है, तो फिर क्यों कंफ्यूज कर रहे हो अपने दिमाग को तुम कि सर पत्थर में घुस गया, पत्थर में टकराया, स्पीड बढ़ गई? होगी रिफ्लेक्शन से ना तो फ्रीक्वेंसी बदलता है ना ही रिफ्लेक्शन में वेलोसिटी बदलता है, और चूंकि एफ और भी नहीं बदला तो लेमडा भी नहीं बदलता। एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैं फिर से लिखता हूँ, V = F लैम्डा। ये 7 स्टार फॉर्मूला है, हमेशा हर एक पेपर में ये यूज में आता है, ध्यान रखना इसे। आप ये इस बात पे गौर करिए, आपने जब कहा सुपरपोजिशन ऑफ वेव, तो उसी का एक पार्ट था इंटरफेरेंस, और इंटरफेरेंस में मैंने कहा एक ही डायरेक्शन में जाने वाले वेव जब एक जगह इकट्ठा होते हैं तो वहां पर हम y = y1 + y2 देखते थे, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ जाता था a1² + a2² + ट्वाइस a1 a2 cos phi, और ये जो आता था जहां पर y1 हम देख रहे थे, ये y1 ये y2, y1 था a1 sin ωt -kx, और y2 था a2 sin ωt, a2 sin ωt -kx + phi। इन दोनों के सुपर इम्पोज होने पर हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ये मिलता है, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के 2 केसेस दिख रहे हैं हमें। एक
जहां पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है, ये तब होता है जब cos फाई +1 हो जाए, ये तब होता है जब फाई 2n पाई हो जाए। और दूसरा देखते हैं a मिनिमम हो जाए, a मिनिमम हो जाएगा जब cos फाई -1 हो जाए, जब फाई 2n - 1 पाई हो जाए, या इसे लिखते हैं फाई इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। और जब फाई आ जाए ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। अब ये जो दो केसेस आप देख रहे हैं, इनके खास नाम रखे गए हैं। क्या नाम रखे गए हैं? इनके नाम रखे गए हैं, एक को आप कह देते हो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव, और एक को कह देते हो डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस के दो टाइप हो गए, इंटरफेरेंस के दो टाइप हो गए। यहां ध्यान दीजिएगा, एक जैसे फ्रीक्वेंसी के साउंड होते हैं, ये बीट्स नहीं होगा, ये एक जैसे फ्रीक्वेंसी के साउंड होते हैं, और तब हम ये इंटरफेरेंस के बारे में हम बात करते हैं। एक जैसे फ्रीक्वेंसी के साउंड होते हैं और तब हम इंटरफेरेंस के बारे में बात करते हैं। और यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की बात करें तो हम देखते हैं I प्रोपोर्शनल टू A²। तो जब सुपर इम्पोज होगा तो कुछ जगहों पे मैक्सिमम हो जाएगा इंटेंसिटी और कुछ जगहों पे मिनिमम हो जाएगा। तो कहीं पर जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, देखना ना, A1 + A2 आ जाएगा रिजल्टेंट, और जहां हाँ, तो हम लोग देखेंगे A1 + A2² बाय A1 - A2²। ये स्पेस के कुछ पॉइंट पर, ये स्पेस के कुछ पॉइंट पर, टाइम के साथ यहाँ वेरिएशन नहीं कह रहा हूं, यहाँ टाइम के साथ कोई वेरिएशन नहीं है, ये फाई पे डिपेंड कर रहा है। तो स्पेस के कुछ पॉइंट पर जहां फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल होता है पाई के, तो वहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और स्पेस के कुछ पॉइंट पर जहां फेज डिफरेंस पाई का ऑड मल्टीपल होता है, उन्हें हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। और हम देखते हैं स्पेस में कुछ पॉइंट पर इंटेंसिटी बढ़ गई और कुछ पॉइंट पर इंटेंसिटी कम हो गई, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया स्पेस में, क्योंकि एनर्जी लॉस नहीं हुआ, एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया, कुछ जगहों पे बढ़ गया और कुछ जगहों पे कम हो गया। और ये जो इवेंट है ये कहलाता है इंटरफेरेंस। एक जैसे फ्रीक्वेंसी के साउंड जब सुपर इम्पोज हो रहे हो स्पेस में, तो कुछ जगहों पर इंटेंसिटी बढ़ जाता है साउंड का, कुछ जगहों पे कम हो जाता है। इस इवेंट को, जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस में हो रहा है, उसे इंटरफेरेंस कहते हैं। यहां तक में कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताएं प्लीज। इंटरफेरेंस के दो नाम आ गए। अब यहाँ एक पॉइंट और मुझे समझाना है आपको, वो ये है कि रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। तो ध्यान से देखिए, कोई एक वेव है एक खास टाइम t पर, और उनमें दो पॉइंट आप चुन लेते हैं, दो पॉइंट चुन लेते हैं, एक x1 और एक मान लो x2। तो x1 और x2 के इक्वेशन हम देखते हैं, y1 a sin ओमेगा t माइनस kx1 और y2 a sin ओमेगा t माइनस kx2। इन दोनों जो पॉइंट को मैंने देखा, एक जिसको कि मैं P कहता हूं और दूसरा जिसको मैं Q कहता हूं, इस P और Q के फेज में कुछ डिफरेंस हम देखते हैं। तो दोनों का फेज कौन सा कहलाएगा? ये जो एंगल होता है, ये एंगल ही तो फेज है, ये है फेज।
एट पी, ये है फेज एट क्यू। तो इनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस कैसे देखेंगे, ओमेगा टी माइनस के एक्स वन माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स टू। तो यहां से ये जो आता है ये फेज डिफरेंस है किसका, पी क्यू का। और ये कितना हो गया, के एक्स टू माइनस एक्स वन, ये हो गया 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। यहाँ से यहाँ का जो डिफरेंस है उसे हम क्या कह सकते हैं, डेल्टा एक्स। तो डेल्टा फाई किसके बराबर आ जाता है, 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। ये एक्सप्रेशन नोट कर लीजिए। जब आपने दो पॉइंट चुना है रास्ते में, एक x1 डिस्टेंस पर ओरिजिन से और एक x2 डिस्टेंस पर ओरिजिन से, सोर्स से, और दोनों जगहों के आपने इक्वेशन लिखे, इक्वेशन में आपको फेज दिखा और फेज का जो डिफरेंस आया वो देखा। तो फेज डिफरेंस किससे रिलेटेड हो गया, पाथ डिफरेंस से। डेल्टा एक्स को कहते हैं पाथ डिफरेंस और डेल्टा फाई को कह देते हैं फेज डिफरेंस। यहाँ आगे देखिए क्लियर होगा, वेट कर लो। यहाँ चेक करिए, ये है एक, आपने उसी वेव का टी टाइम वाला डायग्राम देखा। आपको अब ये फेज के मीनिंग को समझना है। मान लीजिए एक पॉइंट आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने कह दिया ये पॉइंट 1 या P और ये Q, ये कह दिया P और ये कह दिया Q, या P और Q। आप इस जगह देखिए, P वाला अभी कहां पर पहुंच चुका है, ऊपर एक्सट्रीम पे, और Q वाला कहां है, नीचे एक्सट्रीम पे। लेकिन टाइम के बदलने के साथ ये P वाला किधर जाना शुरू करेगा, P वाला इधर जाना शुरू करेगा, और Q वाला किस तरफ जाना शुरू करेगा, ऊपर जाना शुरू करेगा। यदि इस P और Q के बारे में कोई पूछे कि P और Q में कितने का फेज डिफरेंस है, तो P और Q में कितने का फेज डिफरेंस है, तो ये मैं बिना अकल लगाए कहता हूं कि ये अपोजिट फेज में, एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे आ रही है, अपोजिट फेज में है। अब मैं यहाँ देखता हूं कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या कहलाता, यहाँ से यहाँ होता लेमडा बाय 4 और यहाँ से यहाँ भी होता लेमडा बाय 4। तो यहाँ से यहाँ का जो P और Q के बीच का डेल्टा x दिख रहा है, P और Q के बीच का ये दिख रहा है लेमडा बाय 4 प्लस लेमडा बाय 4 इक्वल्स टू लेमडा बाय 2। और इनमें जो फेज डिफरेंस है डेल फाई, वो क्या लिखते हैं, 2 पाई बाय लेमडा इंटू डेल्टा x। तो 2 पाई बाय लेमडा इंटू लेमडा बाय 2, ये कितना हो गया, पाई। ये तो हमने वैसे भी सोचा था कि अपोजिट फेज में होंगे। ये बात समझ में आई। तो पाथ के डिफरेंस होने से उनके फेज का हमें पता चल रहा है। पाथ डिफरेंस यदि लेमडा हो जाए तो फेज हो जाएगा 0, पाथ डिफरेंस 2 लेमडा हो जाए तो भी फेज हो जाएगा 0। मे बी चेक करके देखो, यदि तुम यहां से यहां आते तो यहां से यहां पी क्यू आर तक आते, तो पी से आर तक का लेंथ क्या कहलाता, ये कहलाता लेमडा। और लेमडा यदि कहलाता तो ये फेज डिफरेंस कितना हो जाता, 2 पाई। 2 पाई मतलब सेम फेज, फिर से 2 पाई मतलब 360 डिग्री घूम गए, तो जहां थे वहीं तो चले आए, तो वो सेम फेज कहलाएगा। 2 पाई 4 पाई तो 0, 2 पाई 4 पाई ये सारे सेम फेज हो गए। ये जब डेल्टा फाई हो 0, 2 पाई 4 पाई तो वो कहलाएगा सेम फेज। और यदि डेल्टा फाई पाई 3 पाई 5 पाई इस टाइप का हो तो ये कहलाएगा अपोजिट फेज, अपोजिट फेज। और यदि फेज में पहुंचेंगे तो मीनिंग फील करो, तो A1 प्लस A2 हो जाता है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो वहां कल और दो A1 माइनस A2 इंटरफेरेंस हो जाएगा, उसे फील कर लो। तो ये फेज डिफरेंस से कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव को देखना शुरू करो। तो यदि सेम फेज में है 0, 2 पाई 4 पाई 6 पाई ऐसा डिफरेंस है फेज का, तो मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ऐसे दो वेव यदि एक साथ एक जगह पहुंच गए
जिनके फेज का डिफरेंस है पाई 2 पाई 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। ये ऊपर वाले को क्या लिखते हैं, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, और नीचे वाले को क्या लिखते हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इवन मल्टीपल ऑफ पाई इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अब यहाँ पर एक पॉइंट और आपके सामने आ गया कि यदि आपको डेल्टा एक्स का ये रिलेशन दिख गया, ये इंपॉर्टेंट तो है, इनको भी 5 स्टार कर दो, ये इतना इंपॉर्टेंट है। ये जो फॉर्मूला आपने पिछले पेज पे देखा था उसको 5 स्टार कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। चलो पिछले पेज पे देख लो, नहीं याद आ रहा है तो अभी देख लो इसे। डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। इसको डब्बे में घेरो और 5 स्टार कर दो। तो इसी का दूसरा फॉर्मेट भी निकल करके चला आता है। 5 स्टार में इसी को केवल क्यों रखोगे, इसका दूसरा फॉर्मेट हो जाएगा डेल्टा एक्स इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2 पाई इंटू डेल्टा फाई। आप उनको जस्ट दूसरे फॉर्मेट में ऐसे देखो। तो सर वो 5 स्टार, ये 3 स्टार केवल, अरे कोई एक याद कर लो यार, दूसरा वैसे ही हो जाएगा। आपको जब ये लगे कि ठीक है फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन है, तो यहां आपने पता कर लिया कि फेज डिफरेंस यदि 0 हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो, तो ये कब कब होगा, कब कब होगा, तो उसके लिए ध्यान से देखिएगा। जब आपने कहा इंटरफेरेंस, तो इंटरफेरेंस कहते ही दो चीजें आ गई, रिजल्टेंट ए आया अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos फाई। और फिर हम लोगों ने देखा इसके दो केस, एक कंस्ट्रक्टिव और एक डिस्ट्रक्टिव। इसमें a हो गया a1 प्लस a2 और डिस्ट्रक्टिव में हो गया a1 माइनस a2। फिर आपने ये भी देखा कि इसके लिए cos फाई था 1, फाई था 0 पाई 2 पाई 4 पाई ऐसा, या इसे लिखा था आपने फाई इवन मल्टीपल ऑफ पाई। और इसी तरह यहाँ देखा था cos फाई इक्वल्स टू -1 और ये फाई हो गया था पाई 3 पाई 5 पाई, और फिर आपने कह दिया था ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। अब इस आइडिया को जब आपने देखा, इसके बाद याद करिए डेल्टा एक्स क्या था, अब लैम्डा बाई 2 पाई इंटू डेल्टा फाई। तो लैम्डा बाई 2 पाई इंटू 2n पाई
मैथमेटिकली इवन मल्टीपल ऑफ पाई को लिखते हैं 2n पाई। तो यहाँ से देखिएगा ये पाई और पाई कैंसिल आउट हो गया, तो ये 2n इंटू लेमडा बाई 2, इसको हम कर पढ़ते हैं डेल्टा x इक्वल्स टू इवन लैंग्वेज में एक जैसा लगे इसलिए मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2, इवन मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2। और उसी तरह ये कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव के लिए आ जाता है ऑड मल्टीपल मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2। तो यदि पाथ का ये पाथ का डिफरेंस ऐसा आ जाता है, यदि पाथ का डिफरेंस ऐसा आ जाता है इवन मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2, तो हम कहते हैं कि इंटरफेरेंस जो होगा वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और यदि ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2 आ जाता है तो हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो उसे फिर से एक बार आप चाहे तो नोट कर लीजिए कि इंटरफेरेंस का मतलब हो गया कि एक ही डायरेक्शन में या एक ही तरह के फ्रीक्वेंसी वाले वेव आकर सुपर इम्पोज हो रहे हैं, F1 और F2 वाले, और तब जो यहाँ पर एम्पलीट्यूड A1 और A2 वाले, तो उनका जो y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 देखते हैं, उससे जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकल करके आता है वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड y1 प्लस y2 का हो जाता है अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 cos फाई। वहां जहां फाई क्या है, y1 y2 के बीच में फेज डिफरेंस, जो सुपर इम्पोज हो रहे हैं उनके बीच में फेज डिफरेंस। नोट कर लिया? सर अब यहाँ आपके दिमाग में ये आएगा आखिर मैं पाथ के बारे में क्यों बात कर रहा हूं। तो ध्यान से देखिए ना कि एक जगह पर वेव पहुंचा ऐसे और दूसरे जगह पर वेव पहुंचा ऐसे। एक के रास्ते की लंबाई है x1 और एक की लंबाई है x2। तो दोनों के रास्ते के लंबाई अलग अलग होने के कारण हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पहुंचने वाले का पाथ का डिफरेंस क्या है, x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2। तो अब पाथ से कहीं ना कहीं फेज रिलेटेड है। मैंने ये माना शुरू में दोनों एक जैसे शुरुआत किया, दोनों एक जैसे थे, लेकिन रास्ते के लंबाई में अंतर होने के कारण हो सकता है कि एक वहां जो पहुंचा वो नीचे जाते हुए पहुंचा हो और दूसरा वहां पहुंचा हो वो ऊपर जाते हुए पहुंचा हो। तो एक नीचे जाते हुए पहुंचा और एक ऊपर जाते हुए पहुंचा, तो वहां जो नेट डिस्प्लेसमेंट हमें मिलेगा वो 0 हो जा सकता है। या नेट डिस्टरबेंस जो होगा, एक वेव कहेगा ऊपर चलो मॉलिक्यूल को और दूसरा वेव कहेगा कि नीचे चलो मॉलिक्यूल को, तो नेट डिस्प्लेसमेंट वहां क्या हो जाएगा, 0। वहां नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, नेट डिस्प्लेसमेंट 2a हो सकता है, नेट डिस्प्लेसमेंट मतलब a1 प्लस a2 हो सकता है, या नेट डिस्प्लेसमेंट a1 माइनस a2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये किस बात पे निर्भर करते दिख रहा है, रास्ते की लंबाई पे कहीं ना कहीं। और रास्ते के लंबाई पे यदि निर्भर करते दिख रहा है तो उसको हम मैथमेटिक्स में कैसे ले जाते हैं, तो डेल फाई लिखते हैं 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। अब यदि ये डेल्टा फाई आ जाता है इवन मल्टीपल आ जाएगा तो कंस्ट्रक्टिव, और ऑड मल्टीपल यदि आ जाए तो डिस्ट्रक्टिव। तो आप क्या करते हो, या तो डेल्टा एक्स जो आया उसी को देख लेते हो कि यहाँ दो सोर्स हैं और सोर्स से डिस्टरबेंस आया, सोर्स है और सोर्स से डिस्टरबेंस पहुंचा एक पॉइंट पर, और वहां दोनों डिस्टरबेंस के पाथ डिफरेंस आपको पता है, शुरू में वो सेम फेज में है। S1 और S2 यदि शुरू में S1 और S2 में फेज डिफरेंस या तो 0 हो या शुरुआत में, या जो भी हो वो टाइम के साथ बदले नहीं, फिक्स रहे शुरुआत में, तो हम उनको कहते हैं कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स मतलब या तो इनमें फेज डिफरेंस इनिशियल 0 हो
या जो भी हो वो कांस्टेंट हो, तो हम जनरली ये 0 मान के चलते हैं जब तक कुछ नहीं कहा जाए। और अब जब यहाँ पहुंचा है दो वेव, एक ही तरह के शुरुआत हुई थी, लेकिन रास्ते के लंबाई में अंतर होने के कारण हो सकता है एक डिस्टरबेंस ऊपर ले जाने की कोशिश करे मॉलिक्यूल को और दूसरा डिस्टरबेंस नीचे ले जाने की कोशिश करे, तो नेट डिस्टरबेंस हो सकता है वहां डिस्प्लेसमेंट 0 दे दे। तो वो कुछ भी हो सकता है। हम आइडिया क्या कलेक्ट करते हैं कि डेल्टा एक्स यदि है इवन मल्टीपल ऑफ लेम्डा बाय 2, इवन मल्टीपल ऑफ लेम्डा बाय 2, then interference is constructive. Interference is constructive. और यदि कहते हैं odd multiple of lambda by 2, then interference is destructive. Then interference is destructive. दोनों ना हो तो आप ये ध्यान से देखिए कि जब हम सुपर इम्पोज कर रहे हैं तो दोनों का रिजल्टेंट A1 प्लस A2 या A1 माइनस A2 ही हमेशा होगा, ये जरूरी है? नहीं है। तो हमने दो के नाम दिए, बाकी के नाम नहीं है कोई। दो एक्सट्रीम कंडीशन के हमने नाम दिए हैं और बाकी के नाम नहीं है। A1 और A2 जब सुपर इम्पोज हो रहे हैं तो उनका जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है सुपर इम्पोज होने पर और मिनिमम हो सकता है सुपर इम्पोज होने पर, उनके हमने खास नाम दे दिए। एक को कह दिया कंस्ट्रक्टिव, और जरूरी नहीं है कि इंटरफेरेंस हो तो इन्हीं दोनों में से कोई हो, और भी बहुत से हो सकते हैं, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं, मैंने उनके नाम नहीं रखे। कंस्ट्रक्टिव में जब भी देखोगे तो क्या होगा एम्पलीट्यूड A1 प्लस A2, क्योंकि लाए ही हो ना डिफाइन करके वहीं से। तुमने डिफाइन कहाँ किया, किसको कहा कंस्ट्रक्टिव? तो पाथ भी तो अलग-अलग है। अरे तो पाथ अलग अलग है, तो उसी को हमने पिछले लेक्चर में क्या पिछले पेज पे क्या बताया, यदि एक ही वेव में आप देखें, यहां से जो आप देखते हैं ये और ये लेम्डा बाय 2 का यदि इंटरवल होगा तो वो अपोजिट फेज वाले कहलाएंगे। तो आपने एक रास्ता देखा ये है 5 लेम्डा बाय 2 और दूसरा रास्ता देखा जो है 7 लेम्डा बाय 2। अब बताओ तो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ कितना आने वाला है? लेम्डा हो गया, पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस 2 पाई हो गया, 2 पाई मतलब सेम फेज, वहां होगा A1 प्लस A2। लेकिन यदि ये हो गया, ये सोचो ये हो जाता 8 लेम्डा बाय 2 तो 3 लेम्डा बाय 2 हो जाता, ऑड मल्टी वहां A1 माइनस A2 हो जाएगा एम्पलीट्यूड। बस ऐसे देखना है हमें। तो ये जो लेंथ का डिफरेंस होगा, सोर्स जो है और सोर्स से आ रहा है किसी पॉइंट पर इंटरफेरेंस वाला इवेंट है, इकट्ठा हुए, तो इकट्ठा होने पर वो A1 प्लस A2 होगा या A1 माइनस A2 होगा। यदि ऐसा होता है, उनके लिए क्या कंडीशन है कि जो उनके पाथ रास्ते के लेंथ का डिफरेंस हो वो लेम्डा बाय 2 का इवन मल्टीपल हो तो A1 प्लस A2, लेम्डा बाय 2 का ऑड मल्टीपल हो तो A1 माइनस A2। यदि ऐसा नहीं है तो इंटरफेरेंस होगा, उनके दोनों ये नाम हम विड्रॉ कर लेंगे, ना तो उनको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे ना ही उनको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे, केवल इंटरफेरेंस हम उनके लिए वर्ड यूज करेंगे। तो अब ये जब आइडिया आपके समझ में आने लगे तो यहां से ये कहानी ऐसे ही पूछ देता है कि ये S1 है, ये लेंथ है 3 लेम्डा और यहाँ S2 है, ये S1 S2 आर कोहेरेंट सोर्स, सेम फेज, S1 एंड S2 आर इन सेम फेज। अब ये सोर्स हैं, दो स्पीकर आप देखो और यहाँ पर डिटेक्टर है, या तो आप अपना कान लेके खड़े हो जाएं डिटेक्टर ना हो तो। और ये दो साउंड यहाँ पहुंचे एक जैसे फ्रीक्वेंसी वाले, आपको बताना है यहाँ इंटेंसिटी मैक्सिमम सुनाई दे रहा होगा या मिनिमम वहां मौजूद होगा उस जगह पर।
तो अब आप गौर करिए, यदि ये लेंथ आपको 4 लेमडा दिया हुआ है, गिवन है, और ये 3 लेमडा दिया है, तो ये लेंथ कितना दिखने लगा? 5 लेमडा। बालक ऐसे मत करो, पाथ का डिफरेंस बताओ इस जगह पे डिटेक्टर के पास 2 लेमडा। इसको क्या लिख सकते हो? 4 लेमडा बाय 2, इवन मल्टीपल ऑफ लेमडा बाय 2, इवन मल्टीपल ऑफ लेमडा बाय 2। तो कौन सा इंटरफेरेंस हो गया? कंस्ट्रक्टिव। इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। सेट करो दिमाग में। पाथ का डिफरेंस यदि वो लेमडा बाय 2 का इवन मल्टीपल है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, लेमडा बाय 2 का ऑड मल्टीपल है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जनरली S1 S2 के बारे में कुछ नहीं कहा जाए तो मान के चलना कोहेरेंट सोर्स है, कोहेरेंट सोर्स है और उनके इनिशियल फेज डिफरेंस 0 है। यदि शुरू में कह दिया जाता सोचो पाई का फेज डिफरेंस है, तो रास्ते के अंतर के कारण तो वो कंस्ट्रक्टिव होता, लेकिन शुरू में पहले से पाई मौजूद होता तो फिर वो डिस्ट्रक्टिव में बदल जाता, तब तो मिनिमम इंटेंसिटी सुनाई देता। यदि शुरू में कोई इंटरफेरेंस कहा गया होता ये अंतर है ऐसा कुछ, तो अभी फिलहाल हम मान करके चलेंगे 99% केसेस में सेम फेज में S1 S2। सोचिए ये सर्कुलर पाथ, और यहाँ आपने क्या किया, ये वेट कर लो, ये S1 S2 दो सोर्स है, इनके बीच में डिफरेंस ध्यान से देखना, ये है दोनों टुकड़ों को देखना 3 लेमडा बाय 4, 3 लेमडा बाय 4, ये इनके बीच का डिफरेंस दे दिया। यहाँ पॉइंट A, B, C और D देखो, और इन सारे पॉइंट पे बताना कि कैसा इंटरफेरेंस होने वाला है, कहाँ कंस्ट्रक्टिव कहाँ डिस्ट्रक्टिव। तो ध्यान से सुनिए, यहाँ पर एक रास्ता ये x2, एक रास्ता ये x1, तो यहाँ पास डिफरेंस कितना हुआ ये पॉइंट पे? जल्दी बोलो। 3 लेमडा बाय 2। तो डिस्ट्रक्टिव या कंस्ट्रक्टिव? डिस्ट्रक्टिव। यहाँ पर देखो पाथ डिफरेंस 0, तो डेल्टा x 0, तो ये कंस्ट्रक्टिव। यहाँ पर देखो पाथ डिफरेंस एक ये, तो यहाँ पाथ डिफरेंस 3 लेमडा बाय 2 क्या हो जाएगा? डिस्ट्रक्टिव। यहाँ देखिए डेल्टा x 0 क्या हो जाएगा? कंस्ट्रक्टिव। इतना आसान है। पिछले वाला पेज चाहिए तो जल्दी नोट करो, पिछले वाला पेज क्या नोट कर रहे हैं, जल्दी नोट कर लो। 2 पॉइंट सोर्स बनाओ, 4 लेमडा के डिस्टेंस पे और 3 लेमडा सामने में, जाके बताओ कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव, ये पूछा गया था। डन सर। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये है लेमडा है 2 मीटर, यहाँ पर है एक स्पीकर, यहाँ पर है दूसरा स्पीकर, ये S1 S2, इनके बीच का डिस्टेंस दिया गया है 8 मीटर। तो बताइए कि यहाँ पर x डिस्टेंस पर यहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, कंस्ट्रक्टिव, ये S1 S2 आर इन सेम फेज, S1 and S2 आर इन सेम फेज एंड कोहेरेंट। अब आपको बताना है कंस्ट्रक्टिव होने के लिए ये x कितना होगा इस स्ट्रेट लाइन पे। या उससे आसान मैं यदि पूछना चाहूं तो x का वैल्यू दे देता हूं, ये कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव ये बताओ। ये 6 मीटर मैंने दे दिया, अब बताओ कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा? कंस्ट्रक्टिव होगा। कैसे पता चला? 2 टाइम्स और ऐसे लेफ्ट। हाँ ये 8 है और ये 6 है, ये हो जाएगा अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये हो गया 10,
तो यहाँ पाथ डिफरेंस हो जाएगा 10 माइनस 6 दैट इज 4 और ये हो जाएगा 2 इंटू 2 या 4 इंटू 2/2 4 इंटू लेमडा बाई 2। इतना ना करें तो डायरेक्ट ही लिख दो ना, ये 2 लेमडा हो गया इवन मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2 के लिए। डेल्टा एक्स कितना आ गया है, डेल्टा एक्स आ गया है 4 मीटर, ये 2 इंटू 2 मीटर 2 इंटू लेमडा या 4 इंटू लेमडा बाई 2, ये हो गया इवन मल्टीपल ऑफ लेमडा 2 कंस्ट्रक्टिव। एक्स निकालेंगे तो वैसे तो लिखेंगे तो हाँ, यदि एक्स निकालने को कहता तो आप पाइथागोरस थ्योरम से एक का लेम दूसरे का लेम डिफरेंस करके 2n लेमडा बाई 2 कर देते, बराबर किसके इवन मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2 कर देते, n का वैल्यू डाल के देख लेते। तो अक्सर अलग अलग आता है। x के बहुत से वैल्यूज आते हैं, अलग अलग नहीं है तब बहुत से वैल्यूज आते हैं। हाँ 2n लेमडा बाई 2। आप यदि ऐसे देखते हैं कि यहाँ पर एक सोर्स है और यहाँ पर भी एक सोर्स है, दोनों की फ्रीक्वेंसी एक जैसी है और ये सेम फेज में है S1 S2। अब रास्ते में हम चलना शुरू करते हैं, लेमडा दिया गया है 5 मीटर। अब रास्ते में एक डिटेक्टर लेकर के चलना शुरू करते हैं, तो रास्ते में जो डिटेक्टर लेकर के शुरू करेंगे चलना, तो D1 D2 D3 ऐसे कितने पोजीशंस होंगे जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ये 12 मीटर का डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में 12 मीटर का डिस्टेंस है और 5 मीटर है लेमडा। तो कितने ऐसे पॉइंट होंगे जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें मिलेगा। फाइंड आउट पोजीशंस वेयर इंटरफेरेंस इज कंस्ट्रक्टिव। फाइंड आउट पोजीशंस, ये है x0 और ये है x इक्वल्स टू 12। आपको फाइंड आउट पोजीशंस वेयर इंटरफेरेंस इज कंस्ट्रक्टिव। फाइंड आउट पोजीशंस ऑन line joining S1 S2 where interference is constructive। इंटरफेरेंस जो हो वो कंस्ट्रक्टिव हो, ऐसे कितने पॉइंट होंगे। सर नो कहाँ कहाँ सर, एक 5 पे एक 10 में देखते हैं। 5 पर एक काम करते हैं, सॉल्व करते वक्त दोनों स्पीकर को देखो, ये x डिस्टेंस पर चले आए डिटेक्टर लेके, तो दूसरा कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता होगा 12 माइनस एक्स, और यहाँ जो पाथ डिफरेंस होगा वो हो गया 12 माइनस एक्स, और ये किसके बराबर हो गया, ये 2n 5/2 2n लेमडा बाई 2 किसके बराबर हो गया 2n लेमडा बाई 2। अब ये 12 माइनस 2x हो गया n लेमडा, 12 माइनस 2x हो गया n इंटू लेमडा कितना था 5 मीटर। अब यहाँ पर देखो n, ये x आ गया 12 माइनस 5n बाई 2। अब हम x का तो वैल्यू पॉजिटिव ही लेंगे, x जो होगा वो इन दोनों के बीच में हम देख रहे हैं, तो x इज लेस देन और इक्वल्स टू 12। एक तो शर्त हो गया ये, और दूसरा हो गया x इक्वल्स टू 12 माइनस 5n बाई 2। तो n का वैल्यू 0 लेके देखो, x इक्वल्स टू हो गया 6 मीटर। n का वैल्यू 1 लेके देखो, x इक्वल्स टू हो गया 7/2 मीटर। x n 3 लेके देखो, n 3 लेके देखो, तो x हो गया निगेटिव, x हो गया -3/2, मतलब पीछे चले आएंगे तब ऐसा हो सकता है। तो अभी तो हम इन दोनों के बीच में देख रहे हैं, x का वैल्यू 1 आ जाएगा ये, और 1 आ जाएगा 7/2। हो सकता है तबीयत थोड़ा ठीक ना, रिलैक्स कर लो, रेस्ट कर लो, सो जाओ। हम भी कर लेते हैं सर। तुम्हें भी करना है, ठीक है, सो जाओ थोड़ी देर। नहीं सर, अच्छा लग रहा है, थका हुआ था, कोई नहीं, रिलैक्स कर लो, ये ऑप्टिक्स में फिर से आएगा,
या यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो भी पढ़ते हैं वो सारा यहाँ अप्लाई कर दे सकते हो आप। थोड़ा सा बता दूं, चलो तो एक लाइन कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव में क्या याद किया है हमने इतने देर में, वो ध्यान से सुन लो कि यदि दो वेव आएंगे A1 A2 वाले एम्पलीट्यूड के और एक जैसी फ्रीक्वेंसी हो तो उनका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो होता है √A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 cos phi। ये मैक्सिमम होगा A1 प्लस A2 जब cos phi 1 हो या phi इवन मल्टीपल ऑफ phi हो, या जो दो रास्ते हो वेव जहां से चल के आया है उन रास्ते का जो डिफरेंस हो वो λ/2 का इवन मल्टीपल हो, ये याद रखना। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस उसे कहेंगे जहां रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A1 - A2 हो, cos phi -1 हो जाए, मतलब phi ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो, मतलब पाई 3 पाई 5 पाई, और या λ/2 का ऑड मल्टीपल हो पाथ का डिफरेंस, रास्ते का अंतर। तो आप यहाँ देखिए कि इस वाले डायग्राम में आपके सामने आया है एक 3 लैम्डा वाले, ये S1 सोर्स देख रहे हैं और S2 सोर्स देख रहे हैं यहाँ, और यहाँ डिटेक्टर कान लेके खड़े हो गए या डिटेक्टर है, तो दो रास्तों से साउंड जाता देखते हैं, एक ये और एक ये। इस रास्ते का लंबाई कितना दिया गया है, तो 3 लैम्डा, ये गिवन है, और ये भी गिवन है दोनों सोर्स के बीच का डिस्टेंस। तो आप यहाँ जानते हैं √3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर से ये चला आया 5 लैम्डा। अब दोनों रास्तों की लंबाई बताओ, 3 लैम्डा और 5 लैम्डा, तो रास्ते के लंबाई का अंतर देखो कितना आ गया, 2 लैम्डा, 4 λ/2 इवन मल्टीपल ऑफ λ/2, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसके बाद देखिए अब ये सर्कुलर वाला, यदि सर्कुलर वाले में बात करते हैं दोनों के बीच का डिफरेंस है, ये भी हो गया। तब अगला वाला देख लीजिए, इतना देर जगा हुआ था, मुझे लगा पहले से सोया हुआ है। चलो यहाँ देखिए, अब ये यहाँ देखते हैं इस वाले में ये 5 मीटर लैम्डा दिया गया है, S1 S2 के बीच का डिस्टेंस है 12 मीटर। कहाँ कहाँ मिलेगा कंस्ट्रक्टिव, ये हम जानना चाहते हैं। तो इनके बीच में कहाँ कहाँ मिलेगा, तो इनके बीच में कहाँ कहाँ मिलेगा के लिए यदि देखते हैं तो मैंने x डिस्टेंस पर डिटेक्टर माना और ये सोर्स है S1 S2, तो एक साउंड यहाँ से पहुंचा, एक साउंड यहाँ से पहुंचा। सर आपने तो इंटरफेरेंस शुरू में कहा था कि एक ही डायरेक्शन में जाने वाले वेव होना चाहिए। हाँ, धागे वाले केस में वो सही है, लेकिन साउंड के केस में डायरेक्शन से मतलब नहीं बनता। क्यों? क्योंकि हम प्रेशर के लेकर के सोचते हैं वहां ज्यादातर वेव को, और प्रेशर लेफ्ट से आके बढ़े चाहे राइट से साउंड के आने से बढ़े, दोनों बढ़ना जुड़ करके और बढ़ाएगा, दोनों घटना जुड़ करके और घटाएगा। तो प्रेशर को लेकर के सारे एनालिसिस की जाती है जो हम बात करते हैं साउंड में, तो उसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता। सोचो ना, प्रेशर है ना, प्रेशर को आप वेक्टर थोड़े ना कहते हो, प्रेशर के लिए हम कहते हैं कि वो तो इधर से आए साउंड या इधर से आए साउंड। यहाँ पर यदि दो कंस्ट्रक्टिव इकट्ठा हुआ तो नेट कंस्ट्रक्टिव और ज्यादा ताकतवर होगा, और ज्यादा उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। तो आप यहाँ देखिए दो रास्ते, उनका जो डिफरेंस आ रहा है कितना हो रहा है, 12 - x, ये 2n λ/2 फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, सोच लो अनुज, 2n λ/2 क्यों। अब यहाँ आगे देखो, ये 12 - 2x n लैम्डा हो गया, 12 - 2x n × 5, यहाँ से सॉल्व कर लिया, x का वैल्यू ये आ गया, और n का वैल्यू रखना शुरू करो, 0 1 2 3 4। तो 0 1 2 3 4 यदि रखने लगोगे तो एक आ गया 6, एक आ गया 7/2, और आगे देखो तो निगेटिव आ जाएगा, मतलब छोड़ देना। तो दो मिल गए पोजीशन, कहाँ। तो ये सिंपल आइडिया है इंटरफेरेंस के लिए, λ/2 का इवन मल्टीपल, λ/2 का ऑड मल्टीपल। एससी वर्मा उठाओगे, साउंड वाले चैप्टर में जाओगे तो तुम्हें 20 क्वेश्चन मिल जाएगा इसी फॉर्मूले पे, वो 30 से 45 के आसपास, ये 20 से 40 45 के बीच में सारे करने हैं। अब ये हो गया ये हो गया। हम लोग साउंड आज के लिए यहीं तक रखेंगे, 2 मिनट है, कहो तो मैं कुछ और सोचो। ठीक, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय।